नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जो कभी रेत के नीचे दफन हो गई थी। एक ऐसी दुनिया जिसके राज सच कहूं तो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी के उन खोए हुए शहरों की। कभी सोचा है कि एक भुला दिया गया खंडर, मतलब कोई टूटी फूटी पुरानी जगह, अपने अंदर कितने गहरे राज छुपा सकती है? कितनी ही कहानियां, कितनी ही जिंदगियां। बस यही सवाल है जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, लगभग 4700 साल पहले ये शहर पूरी तरह से आबाद थे, फल फूल रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये गुमनामी के अंधेरे में खो गए और फिर करीब 150 साल पहले अचानक गलती से ये फिर से मिल गए। लेकिन इनकी असली कीमत, इनकी अहमियत को पहचानने में उसमें भी आप देखिए दशकों लग गए। लगभग 80 साल पहले दुनिया को ये पता चला। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक बड़ी अजीब सी बात से। एक ऐसी खोज जो असल में कुछ बनाने के लिए हुई थी, पर वही खोज लगभग सब कुछ तबाह करने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, आज से करीब 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं और इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा के खंडहर मिल जाते हैं। उनके लिए तो वो बस एक पुराना टीला था, ईंटों का ढेर। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कि वो इतिहास के कितने बड़े खजाने के ऊपर खड़े हैं। उन इंजीनियरों ने इसे इतिहास की नज़र से नहीं देखा। उन्होंने इसे देखा एक रिसोर्स की तरह। उन्हें क्या दिखा? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पकी हुई ईंटें हैं, रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए एकदम परफेक्ट। और बस उन्होंने हजारों लाखों ईंटें वहां से उखाड़ लीं और अपनी पटरियों में लगा दी। इस चक्कर में न जाने कितनी प्राचीन इमारतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। फिर कई दशकों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब पुरातत्वविद, वहां पहुंचे और उन्होंने उस जगह को स्टडी किया, तब जाके ये राज खुला के अरे, ये तो कोई मामूली खंडहर है ही नहीं। ये तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने, सबसे शुरुआती शहरों में से एक है। और क्योंकि हड़प्पा ही वो पहली साइट थी जो मिली, इसीलिए बाद में जितनी भी ऐसी जगह मिली, उन सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। तो चलिए अब इन शहरों के अंदर चलकर देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये अपने समय की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल का नमूना थी जिसे देखकर पता चलता है कि यहाँ एक बहुत ही सोची समझी ऑर्गेनाइज सोसाइटी रहती थी। अक्सर इन शहरों का स्ट्रक्चर दो हिस्सों में बटा होता था। एक हिस्सा था पश्चिम की तरफ, जो छोटा था पर ऊंचाई पर बना था। इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं सिटाडेल या नगर दुर्ग। यहाँ कुछ खास बिल्डिंग्स थीं, तो ऐसा लगता है कि ये कोई खास जगह रही होगी, शायद शासकों के लिए या फिर किसी धार्मिक काम के लिए। वहीं दूसरी तरफ पूरब में एक बड़ा इलाका था जो नीचे बसा हुआ था। इसे लोअर टाउन या निचला नगर कहते हैं, और यहाँ आमतौर पर लोग रहते थे। अब उस ऊंचे वाले हिस्से यानी नगर दुर्ग की बात करें तो वहां मिली सबसे शानदार चीजों में से एक है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। और ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही खास तालाब था। माना जाता है कि शायद किसी खास मौके पर या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यहां पवित्र स्नान किया जाता था। जरा इसकी इंजीनियरिंग देखिए। इसे बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और जो सबसे कमाल की बात है वो है इसे वाटर टाइट बनाने का तरीका। पानी लीक ना हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर नेचुरल टार यानी तारकोल की एक पूरी परत चढ़ाई गई थी। सोचिए कितनी एडवांस तकनीक थी। इसमें दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे और माना जाता है कि पास की किसी कुएं से इसमें पानी लाया जाता था। और हां, ऐसा नहीं है कि हर शहर बिल्कुल एक जैसा था। जैसे कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर फायर ऑल्टर्स यानी अग्निकुंड मिले हैं। लगता है कि यहां शायद यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। वहीं दूसरी तरफ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस, मतलब अन्न भंडार भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। तो ठीक है, हमने शहर का एक बड़ा खाका तो देख लिया, पर आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? उनके घर, नालियां, गलियां। कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ एक साथ, एक पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था, और उस जमाने के हिसाब से ये एक असाधारण बात थी। यहाँ के घर कैसे थे? ज्यादातर घर 1 या 2 मंजिला ऊंचे होते थे और घर का लेआउट बड़ा दिलचस्प था। बीच में एक आंगन और उसके चारों तरफ कमरे। और ये बात तो और भी कमाल है कि ज्यादातर घरों में नहाने के लिए एक अलग जगह, मतलब एक बाथरूम होता था। कुछ घरों में तो अपना कुआं तक था। ये दिखाता है कि वो लोग सफाई को लेकर कितने जागरूक थे।
और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद उनकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियों का नेटवर्क। सोचिए, हर घर की नाली सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी, और ये नालियां भी ऐसे ही नहीं बनी थीं। इन्हें ढका जाता था, इनमें हल्का सा ढलान दिया जाता था ताकि पानी रुके नहीं, बहता रहे। और तो और, इनकी सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बनाए गए थे, आज की तरह। ये दिखाता है कि वो पब्लिक हेल्थ को लेकर कितना सोचते थे। यहां देखिए, एक तरफ ढकी हुई सड़क की नाली है और दूसरी तरफ घर के अंदर बना कुआं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि उनका वाटर मैनेजमेंट कितना शानदार था। साफ पानी और गंदे पानी का सिस्टम दोनों को कितनी समझदारी से अलग अलग प्लान किया गया था। वाकई उनकी प्लानिंग की गहराई का ये एक जबरदस्त सबूत है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शहर बनाए किसने? कौन थे वो लोग जो यहाँ रहते थे? तो चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा के लोगों की, उनके कारीगरों की, उनके शासकों की और उन शानदार चीजों की जो वे बनाते थे। मोहनजोदाड़ो से मिली ये पत्थर की मूर्ति देखिए, क्या शानदार कारीगरी है। चेहरे के भाव, करीने से तराशी हुई दाढ़ी और कपड़ों पर जो एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन दिख रहा है, ये साफ बताता है कि इसे किसी माहिर कारीगर ने ही बनाया होगा। इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि उस समाज में अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट लोग थे, जैसे योजना बनाने वाले, शहर पर राज करने वाले और ऐसे ही बेहद कुशल कारीगर। पर ये कारीगर अपना सामान बनाते कैसे थे? देखिए, हर कच्चा माल तो वहीं मिलता नहीं था, तो वो लोग दूर दूर से रॉ मटेरियल मंगवाते थे। जैसे तांबा आता था आज के राजस्थान और यहां तक कि ओमान से, टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, सोना आता था कर्नाटक से, और जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। जरा सोचिए, कितना बड़ा और कितना ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क रहा होगा उनका। और इस रॉ मटेरियल से वो क्या कुछ नहीं बनाते थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, हर चीज का इस्तेमाल होता था। उन्होंने औजार बनाए, हथियार बनाए, गहने बनाए, बर्तन बनाए। उन्होंने लाल रंग के पत्थर कारेलियन से खूबसूरत मन के बनाए, तौलने के लिए एकदम सटीक पत्थर के बाट भी बनाए। और हाँ, उनकी लाल मिट्टी के बर्तनों की तो बात ही कुछ और थी, जिन पर वो काले रंग से बड़े ही खूबसूरत डिजाइन उकेरते थे। लेकिन उनकी बनाई चीज़ों में जो सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी हैं, वो हैं ये पत्थर की मोहरें, यानी सील्स। ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप की होती थीं। इन पर अक्सर किसी जानवर का चित्र बना होता था और उसके ऊपर कुछ निशान, कुछ चिन्ह बने होते थे। और यही चिन्ह, यही उनकी लिखाई थी। आर्ट और कम्युनिकेशन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन। और जानते हैं, यही लिखाई हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए राज तक ले आती है। एक ऐसा सुराग जो हमारे आंखों के ठीक सामने है, पर हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। इन मोहरों पर जो लिखावट है, वो हमारे सबकॉन्टिनेंट में मिली सबसे पुरानी राइटिंग है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। हमें नहीं पता कि इन निशानों का मतलब क्या है। हम उनके बनाए शहर देख सकते हैं, उनकी कारीगरी को सराह सकते हैं, पर वो क्या सोचते थे, उनकी भाषा क्या थी, ये हम नहीं समझ सकते। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। हमने उनके शहरों को जमीन से खोद निकाला, उनकी कारीगरी को सराहा, उनके ट्रेड नेटवर्क को समझा, पर जब तक हम उनके शब्द नहीं पढ़ सकते, उनकी आवाज नहीं सुन सकते, तब तक उनकी कहानी का वो कौन सा जरूरी हिस्सा है जो शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।